हे गाइस, तो आज लेकर आ रहे हैं हम पार्ट 2 ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारे 11th क्लास का पहला चैप्टर है, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल लास्ट क्लास में हमने यहीं पे छोड़ा था, लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक स्टॉप किया था। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। एवरी सब्सटेंस और हैज़ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस के पास कोई यूनिक या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। These properties can be classified into two category। और ये जो कैटेगरी हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। किस तरह से? देखिए, एक फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। या फिर केमिकल प्रॉपर्टी लाइक कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी विथ रिएक्टिविटी होगा, ये रिएक्टिविटी गलत लिखा है स्पेलिंग, तो आप देख लीजिएगा। तो रिएक्टिविटी विथ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको मेजर किया जा सकता है या ऑब्जर्व किया जा सकता है बिना उस आइडेंटिटी या कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस को चेंज किए। यानी कि सब्सटेंस में बिना किसी प्रकार की छेड़खानी करते हुए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The measurement of or observation of chemical properties requires a chemical change to occur। लेकिन हमें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो सीधी सी बात है, कोई केमिकल चेंज करना पड़ेगा उसमें, जिसकी वजह से उससे केमिकली कैसे वो रिएक्ट करता है, ये चीज़ हमको समझ में आए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर ऑकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट के लिए कोई केमिकल चेंज के होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि केमिकल चेंज हो तो ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकेंगे। द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी देख रहे थे, फिर देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। केमिस्ट डिस्क्राइब्स, इंटरप्रेट and predict the behavior of substances on the basis of knowledge of their physical and chemical properties। और केमिस्ट क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर उन सब्सटेंसेस का किस बेसिस पे? ऑन द नॉलेज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी किसी सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम जो है उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं केमिस्ट, या उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं। विच आर डिटरमाइंड बाय केयरफुल मेजरमेंट। जिसको किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह से ढूंढा जाता है? केयरफुल मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आगे के सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी वाइज जो मेजरमेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी की, वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी साइंस के लिए करके, या साइंटिस्ट को ज़रूरत होती है, तो उसे हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव स्टेट मेजरमेंट चाहिए होता है। मैनी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, जैसे लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, एरिया हो गया और वॉल्यूम हो गया, ये सब क्वांटिटेटिव होते हैं नेचर में, ठीक है। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट, कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या फिर मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स। किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? एक नंबर लिखा जाता है इसके यूनिट, जैसे 6 मीटर। तो जैसे अगला जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द रूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 मीटर। हियर 6 इज द नंबर एंड m डिनोट्स मीटर, द यूनिट इन विच द लेंथ इज मेजर्ड, जिसमें हमने मेजर की हुई है। अर्लियर 2 different systems of measurement, that is English system and metric system, were used in different parts of the world। The metric system was originated in France in late 18th century and was more convenient as it was based on the decimal system। Late need of a common standard system was felt। Such a system was established in 1960 and is discussed in detail below। कहने का मतलब, पहले 2 सिस्टम हुआ करते थे, एक इंग्लिश सिस्टम, एक मैट्रिक सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे अब 2 सिस्टम की जगह हम, क्योंकि दुनिया एक ही तरह से चल रही है और बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, तो उसके लिए हमें एक सिंगल सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही थी। और जो मैट्रिक सिस्टम है, जो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था और वो ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि वो बेस्ड था डेसिमल सिस्टम पे। तो किस तरह से हमने देखिए फाइनली एक
कॉमन सिस्टम निकाला गया जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और पूरी दुनिया उसी के बेसिस पे आज भी चल रही है, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं एसआई सिस्टम क्या होता है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और फ्रेंच में से क्या कहते हैं, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। तो एसआई देखिए यहाँ से निकल करके आ रहा है, इसीलिए हम इसको एसआई सिस्टम कहते हैं, या इंटरनेशनल हम इंग्लिश में इसको द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। इसे हम एब्रिविएट करते हैं एसआई से, ठीक है। was established by 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, और उसको इस्टेब्लिश किया गया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो वेट्स और मेजर्स की, CGPM फ्रॉम कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल डी पॉइंट्स एंड मेजरमेंट। तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम था CGPM। द CGPM इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय डिप्लोमेटिक ट्रीटी। देखिए कितनी फालतू बात, हमें केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जा रही है, पूरी जुट करके नहीं क्या ही पढ़ाई जा रही है, पॉलिटी पढ़ा दी जा रही है कि हिस्ट्री पढ़ा दी जा रही है, ठीक है। मेंटेनिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, तो अभी उसके आगे हम देखते हैं, पहले थोड़ा सा ये ग्रीन बॉक्स देख लेते हैं क्या है, कि हम नेशनल स्टैंडर्ड जो है मेजरमेंट के किस तरह से मेजर करते हैं। तो देखिए द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग यूनिट डेफिनेशंस कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा इंक्लूडिंग यूनिट डेफिनेशन, जो यूनिट डेफिनेशंस हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं समय के साथ, ठीक है। वेन एवर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, जब भी एक्यूरेसी जो होती है मेजरमेंट की ऑफ ए पार्टिकुलर यूनिट वॉज एनहेंस्ड सब्सटेंशियली बाय अडॉप्टिंग न्यू प्रिंसिपल्स, member nations of the meter treaty signed in इतना agreed to change the formal definition of that unit। जब भी कभी देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, कि जब भी कभी एक्यूरेसी किसी पार्टिकुलर यूनिट की इम्प्रूव करनी थी, मान लीजिए मीटर को पहले एक स्केल से डिनोट किया गया, लेकिन पता चला कि स्केल जो है वो ठंडी गर्मी में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो उसको फिर एक लाइट से कंपेयर करके उसका निकाला गया, तो वो चीज़ें एनहेंस करती गई और उसको सभी ने एग्री किया उस मीटर ट्रीटी के सभी नेशंस में, ठीक है। ईच मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सारे मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जो कि इसमें इंडिया भी आता है, हैज़ अ नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट NMI विच मेंटेन्स, जो मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स को मेंटेन करता है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन टू NPL, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, NPL को, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को, जो कि नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। दिस लेबोरेटरी एस्टैब्लिशेस एक्सपेरिमेंट टू रियलाइज द बेस यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेंटेन्स नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। कुल मिला के नेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम करती है कि कहीं कहीं कोई गलत चीज़, गलत मेजर ना हो जाए। और बहुत सारे आपने देखे होंगे वेट वगैरह में इनके स्टैंप लगे होते हैं, NPL का या इनका नेशनल गवर्नमेंट का स्टैंप लगा होता है कि यही सही स्टैंप है, और अगर कहीं नहीं लगा है तो इसका मतलब ये फेक स्टैंप हो सकता है। 1 किलो के बदले आपको ये 0.75 kg ही सब्सटेंस दे सकता है। इस तरह से लोग चीटिंग भी कर लेते हैं, कई बार कम वेट को उस तरह का दिखा देते हैं कि बहुत बड़ा वेट है। चलिए, दीज स्टैंडर्ड्स आर पीरियडिकली इंटर कंपेयर्ड विथ standards maintained at other national metrology institute in the world as well as those established at international bureau in Paris। तो मेन तो पेरिस में है, लेकिन और जो है उसके साथ भी कंपेयर किया जाता है इसको, ताकि ये एकदम करेक्ट बना रहे। इसके बाद देखिए द CGPM क्रिएटेड बाय डिप्लोमेटिक ट्रीटी नोन एज मीटर कन्वेंशन विच वॉज साइन इन पेरिस। तो देखिए सभी ने मीटर कन्वेंशन एक साइन किया था जो कि पेरिस में 1875 में साइन हुआ था। द SI सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स, इसके 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। दीज यूनिट्स पर्टेन टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज टू द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज। तो और जो बची कुची जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं वो सब इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटीज से डेराइव की जा सकती है। कौन है वो बेसिक क्वांटिटी, तो आपको वो चीज़ स्क्रीन पे दिख रही होगी। देखिए पहली है लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फाइनली ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका यूनिट क्या क्या है, मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। तो आप मैंने इसके लिए पूरी बहुत एक बहुत डिटेल, आप सिंबल तो देख ही रहे होंगे, इसके अलावा मैंने बहुत एक डिटेल में एक बहुत अच्छा सा सभी जो यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं, उनके ऊपर एक एक छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियो बना रखे हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके VSST कपूर की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप सर्च करिएगा, देखिएगा वहाँ पे 7 बेस यूनिट्स नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसको आप देख लेंगे तो आपको ये जो नेक्स्ट टेबल बनी हुई है, ठीक है, कौन सी टेबल बनी हुई है,
ये वाली टेबल, इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नई डेफिनेशंस पे मत जाइएगा, नई डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, और लेकिन क्वेश्चंस जो है पुरानी डेफिनेशन पे आएंगे, अभी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, और पुरानी डेफिनेशन पे ही सही चलिए, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप वहाँ जाएंगे पहले और देखेंगे, उसके बाद इस सेशन पर लौटेंगे और उसको देखेंगे। चलिए, द डेफिनेशन ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल 1.2। डेफिनेशन है वो उनकी टेबल यहाँ पे दी हुई है, और मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया होगा, अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो। द एसआई सिस्टम अलाउज द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस एंड इंडिकेट द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। तो इन सब का अलाउ करता है कि सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स का यूज़ करना और प्रीफिक्सेस का यूज़ करना, क्योंकि मीटर को एम लिख देते हैं, केजी किलोग्राम को केजी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद वही ये सब, तो लेट अस नाउ क्विकली गो थ्रू सम ऑफ द क्वांटिटीज विच विल ऑफन बी यूजिंग इन दिस बुक। तो चलिए ये हमारा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और टेबल आती है हमारे पास, ये देखिए प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। ये प्रीफिक्स केजी नहीं, किलो, मिली, सेंटी, ये सब है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये भी ऐसा तो सामने से पूछा नहीं जाएगा और कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी पूछा जा सकता है इससे, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप इसको, मैं इसको क्या बोलूँ, तो एकदम टेबल बहुत क्लियर, इसमें कोई एक्सप्लेन करने जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 1.3.4, मास एंड वेट। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, while वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन, कितना मैटर प्रेजेंट है उसमें, और जबकि वेट जो है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, कितना फोर्स ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट पे। द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट, जो मास होता है सब्सटेंस का वो कॉन्स्टेंट होता है, वेयर एज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी। जबकि जो वेट है उसका वो वेरी कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक प्लेस और दूसरे प्लेस में, क्योंकि वो ग्रेविटी चेंज होती रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पोल्स और इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट आती है, ठीक है, अलग अलग थोड़ी सी होती है। तो you should be very careful using these terms. The mass of the substance is determined accurately in the laboratory by using analytical balance. तो analytical balance की मदद से आप बहुत अच्छे से इसका मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, देखिए इस तरह का होता है कुछ analytical balance. The SI unit of mass as given in table 1.1 is kg. जो SI unit है मास का, जो टेबल 1.1 में दिया हुआ है वो है kg. However, its fraction named as gram is used in laboratories due to smaller amount of chemicals used in chemical reactions. तो SI यूनिट जो है वो तो है kg, लेकिन इसका एक फ्रैक्शन यूज़ करते हैं ग्राम, लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप HCl और सल्फ्यूरिक एसिड को मेजर करेंगे तो किलोग्राम्स मेजर नहीं करेंगे कभी भी, आप जानते हैं उससे क्या हो सकता है, ठीक है। HCl, ये सब एसिड वगैरह या बेसिस वगैरह जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसको मतलब कोई भी केमिकल जनरल आप मेजर करते हैं तो केजीज में मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि उतना हमको रिक्वायर्ड ही नहीं होता है किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट कराने में, तो ग्राम्स में मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई सब्सटेंस। इट हैज़ अ यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब्ड, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, लेंथ क्यूब्ड होती हैं। सो इन SI सिस्टम वॉल्यूम हैज़ यूनिट्स ऑफ मीटर क्यूब। तो SI सिस्टम इसकी यूनिट्स का मीटर क्यूब, बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्मॉलर वॉल्यूम्स आर यूज्ड। लेकिन केमिस्ट्री के लेबोरेटरीज में स्मॉलर वॉल्यूम यूज होता है, जो कि है सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स। एक कॉमन यूनिट लीटर इज नॉट एन SI यूनिट। एक कॉमन यूनिट जो है लीटर, जो कि है वो एक SI यूनिट नहीं है, लेकिन इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लेकिन ये लिक्विड का वॉल्यूम को मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है, और आपको याद होना चाहिए SI यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। 1 लीटर देखिए 1000 ml क्यूब है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और बाकी तो आप इस टेबल से समझ सकते हैं बहुत क्लियरली। देखिए इसमें मेंशन किया गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, और 1 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये सब इसी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशंस कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बुरेट,
पाइपेट एक्सेट्रा। तो एक लेबोरेटरी में एक वॉल्यूम सिलेंडर किस तरह से मेजर किया जा सकता है? ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बुरेट से, पाइपेट एक्सेट्रा से। ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क देखिए, ये है बुरेट, पाइपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये है। इसका क्या यूज़ होता है? टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम बनाना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज मेजरिंग डिवाइसेज आर शोन इन फिगर। इतना यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी के पास चलते हैं। द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस्ड अबव आर रिलेटेड एज अबव। तो इसको इस तरह से रिलेट किया जा सकता है, मास और वॉल्यूम हमने पढ़ा जो, को इस तरह से देखा जा सकता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी एक सब्सटेंस की होती है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में। और एसआई यूनिट्स ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। तो एसआई यूनिट है जो डेंसिटी, उसको इस तरह से निकाला जा सकता है कि एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी केजी अपॉन मीटर क्यूब या केजी मीटर क्यूब इनवर्स। द यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन यूज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, और हम इसको यूज़ करेंगे तो हम यूजुअली केमिस्ट्री लैब्स में हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू केजी पर मीटर क्यूब को। वेयर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब, जहाँ पे जिसमें मास जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस किया जा रहा है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया जा रहा है। डेंसिटी टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड। और डेंसिटी हमको बताती है कि कितना क्लोजली पार्टिकल जो है पैक्ड है। इफ डेंसिटी इज मोर, इफ इट मीन्स दैट पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इससे समझ में आता है कि पार्टिकल बहुत पास पास है। टेम्परेचर देखिए, नेक्स्ट है द 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। हियर के इज द एसआई यूनिट। यहाँ पे केल्विन जो होता है वो एसआई यूनिट होता है। द थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.2। तो थर्मोमीटर इस स्केल पर बेस्ड जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। चारों चीज़ें देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ध्यान रख सकते हैं चारों चीज़ों को। उसके बाद जनरली द थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड विद 0 to 100 डिग्री। तो सेल्सियस स्केल के साथ जो थर्मोमीटर होता है वो 0 to 100 डिग्री तक कैलिब्रेटेड होता है। वेयर दीज टू टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जहाँ पे ये दोनों टेम्परेचर क्या होते हैं? एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है रिस्पेक्टिवली। द फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 32 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री सेल्सियस तक होती है। द टेम्परेचर्स ऑन द टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशन। तो इस रिलेशन से आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ऐसे देख सकते हैं आप, देखिए सेल्सियस में 9 से इंटू करते हैं, बड़े नंबर से इंटू करते हैं और उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं प्लस 32। और जबकि फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 5/9 से इंटू करते हैं और घटा देते हैं -32। एक में बड़ा और बड़ा कर रहे हैं, एक में छोटा और छोटा कर रहे हैं, छोटे नंबर से इंटू कर रहे हैं और छोटा माइनस भी कर दे रहे हैं और उसको माइनस करके और छोटा भी बना दे रहे हैं। ऐसे आप इसको याद रखने का ट्रिक कर सकते हैं। तो केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलोज। केल्विन और सेल्सियस कैसे रिलेटेड है कि सेल्सियस में अगर आपने 273.15 ऐड कर दिया तो केल्विन स्केल का टेम्परेचर बन जाएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल। नेगेटिव में हम देखते हैं सेल्सियस में होता है, लेकिन इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। लेकिन केल्विन में कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अगर 0 केल्विन हो गया तो मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद देखिए uncertainty in measurement. Many a times in the study of chemistry one has to deal with the experimental data as well as the theoretical calculations. बहुत सारे बार ऐसा होता है केमिस्ट्री में कि हमें डील करना पड़ता है एक्सपेरिमेंटल डेटा से एज वेल एज थियोरेटिकल कैलकुलेशन से। तो देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स। तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह कन्वीनियंटली, उसके क्या क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। चलिए, present the data realistically with the certainty to the extent possible. Convenient to present the data certainty की यही था लास्ट लाइन देखिए। there are meaningful ways to handle the numbers conveniently and present the data realistically with the certainty to the extent possible. These ideas are discussed below in detail. तो किस तरह से नंबर्स को हैंडल करना है, बड़े नंबर को, छोटे नंबर को, अनसर्टेनिटी वगैरह, वो हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे। रेफरेंस स्टैंडर्ड मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए, देखिए सब आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है।
ये चलिए मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ी मेहनत और कर ही देता हूँ आपके लिए, क्यों छोड़ा जाए ना। चलिए, रेफरेंस स्टैंडर्ड। आफ्टर डिफाइनिंग अ यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड such as a kilogram or the meter, scientists agreed on the reference standard that make it possible to calibrate all measuring devices. तो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन करने के बाद सच एज किलोग्राम और मीटर, तो एक यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कहा कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बना लिया जाए जिससे हम आसानी से सारे मेजरिंग डिवाइसेस को कैलिब्रेट कर सकें। अगर 1 kg है तो 1 kg का एक प्रोटोटाइप बना लिया जाए जिससे हम सारे डिवाइसेस को 1 kg पर उसी प्रोटोटाइप की मदद से कैलिब्रेट कर पाए। तो देखिए आगे भी देखते हैं। फॉर गेटिंग रिलायबल रिजल्ट, एक रिलायबल रिजल्ट पाने के लिए ऑल डिवाइसेस सच एज मीटर, स्टिक्स, एनालिटिकल बैलेंस हैज बीन कैलिब्रेटेड बाय देयर मैन्युफैक्चरर टू गिव करेक्ट रीडिंग। वो मैन्युफैक्चर करेक्ट उसको कैलिब्रेट करते हैं। हाउएवर ईच ऑफ दीज डिवाइसेस इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड कैलिब्रेटेड अगेंस्ट सम रेफरेंस। हम किसी रेफरेंस को स्टैंडर्ड को लेकर के ही कैलिब्रेट किए जाते हैं। द मास स्टैंडर्ड इज द किलोग्राम सिंस 1889, और 1889 से मास जो है स्टैंडर्ड है, किलो मास का स्टैंडर्ड जो है किलोग्राम है। और इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है, एक प्लैटिनम इरिडियम के सिलेंडर यूज़ किया गया है जो कि एक एयर टाइट जार के अंदर बंद है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स में, जो कि सेवरेस फ्रांस में है। ठीक है, प्लैटिनम इरिडियम वॉज चूजन, इसलिए चूज़ किया गया इसको स्टैंडर्ड को बिकॉज इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक। ये केमिकल अटैक से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी अटैक नहीं पड़ता है केमिकल्स का, एंड विल नॉट चेंज फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, और बहुत ही ज़्यादा समय तक। देखिए गोल्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते थे लेकिन उसको नहीं यूज़ किया, इसको इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये गोल्ड से भी कहीं ज़्यादा समय तक, गोल्ड तो कुछ नहीं है इसके सामने, प्लैटिनम इरिडियम का जो अलॉय है इससे कहीं ज़्यादा समय तक आप स्टोर कर सकते हैं बिना किसी चेंज ऑफ वेट के, इसलिए इसको चूज़ किया गया। साइंटिस्ट आर इन सर्च ऑफ न्यू स्टैंडर्ड फॉर मास, लेकिन साइंटिस्ट जो है नए स्टैंडर्ड की अभी भी तलाश में हैं। ठीक है, this is being attempted through accurate determination of Avogadro constant। तो Avogadro constant के correct determination के through ये attempt किया जा रहा है। Work on this new standard focuses on ways to measure accurately the number of atoms in a well defined mass of sample। तो वर्क इसमें जो काम किया जा रहा है इसका फोकस क्या है, ऑन किस तरह से मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली हम कितना एटम है इन अ वेल डिफाइंड सैंपल। एक वेल डिफाइंड सैंपल में मास ऑफ सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, वन सच मेथड, उसमें से एक ऐसा मेथड है विच यूजेस एक्स रेज टू डिटरमाइन द एटॉमिक डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल of ultra pure silicon has an accuracy about 1 part in 10 to the power 6 but has not been adopted to serve as a standard। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे एक एक्सरे वाला मेथड है जो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन को में डेंसिटी वगैरह का पता लगाता है। ठीक है, लेकिन अभी उसको लिया नहीं गया है स्टैंडर्ड में, अभी उसको अडॉप्ट नहीं किया गया है। देयर आर अदर मेथड्स बट नन ऑफ देम प्रेजेंटली एडिक्वेट टू रिप्लेस द प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। लेकिन कोई भी इतना एडिक्वेट अभी तक नहीं है कि उस प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर को हटा सके, उसको रिप्लेस कर सके। ठीक है, नो डाउट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड विद इन दिस डिकेड। इसमें कोई शक नहीं है कि इस डिकेड में ही हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएं। द मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज लेंथ बिटवीन 2 marks on the platinum iridium bar kept on a temperature of 0 degree Celsius in 1960। the length of the meter was defined as इतना times the wavelength 1.65 dash 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 into 10 to the power 6 times the wavelength of light emitted by a krypton laser। although this was cumbersome number and it preserved the length of the meter at its agreed value। ठीक है, हालांकि ये बहुत ख़राब नंबर था, इसको याद करना आसान नहीं था। पहले तो इनके प्लैटिनम इरिडियम बार को लिया गया, उसमें दो मार्क बने हुए थे उसको माना गया, उसके बाद उसको हटा करके एक दूसरा नया सिस्टम लाया गया जिसमें क्रिप्टॉन लेज़र से निकल रही लाइट के वेवलेंथ का इतना टाइम करने पर जो मिल रहा था उससे हम मीटर कहने लगे। लेकिन मीटर को फिर से रीडिफाइन किया गया 1983 में बाय CGPM, जो हमारे जानते हैं कि पूरा कन्वेंशन है। ठीक है, as the length of the path traveled by light in the vacuum during a time interval of 1.299792458 of a second। तो यही चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई है, तो आप देख के आप सर्च कर सकते हैं, या फिर व्हाट इज मीटर बाय VSST कपूर, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा वो वाला मेरा वीडियो भी। सिमिलर टू द लेंथ एंड मास देयर आर रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। और इसी तरह से लेंथ ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत सारे रेफरेंस स्टैंडर्ड हैं जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे इस तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं।
नेक्स्ट देखिए, चलिए साइंटिफिक नोटेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे, अभी हम करने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which have extremely low masses and are present in extremely large numbers, a chemist has to deal with numbers as large as itna for the molecules of 2 gram of hydrogen gas or as small as itna as ग्राम एज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये सब आपको दिखाया जा रहा है कि कितने बड़े बड़े नंबर से भी डील करना पड़ता है। सिमिलरली अदर कॉन्स्टेंट सच एज प्लैंक कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चेंजेस ऑन पार्टिकल ऑल्सो इन्वॉल्व नंबर ऑफ द अबव मैग्नीट्यूड। और ये सब जो है ये भी इसी मैग्नीट्यूड के नंबर्स के साथ डील करने के लिए डील करता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट बहुत बड़ा नंबर है, प्लैंक कॉन्स्टेंट बहुत बड़ा नंबर है। इट मे लुक फनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मैनी जीरो। ये फनी लग सकता है आपको इतना जीरो लिखना, लेकिन बट इट ऑफर्स अ रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना बहुत कठिन हो जाता है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विथ सच नंबर्स। यू मे राइट एनी टू नंबर्स of the above type and try any one of the operation you like to accept as a challenge। तो क्या कर सकते हैं, आप 2-3 नंबर लिख लीजिए, इसको चैलेंज ले लीजिए, चैलेंज के तौर पर करके देखिए और देखिए कितना कठिन होता है इनको ऐड करना, ठीक है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हुई बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स। इस तरह के नंबर्स में के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके। That is exponential notation in which any number can be represented in the form of n into 10 to the power small n, where n is an exponent having positive or negative value and n is a number which varies from 1.0000 to 9.99999 ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच में कोई नंबर होगा और इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। Thus we can write 232.508 as through 232.508 into 10 to the power 2 in scientific notation। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि डेसिमल से पहले केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल के बाद एक से ज़्यादा डिजिट नहीं होनी चाहिए। while writing it the decimal had to move to the left by 2 places and same is the exponent 2 of the साइंटिफिक नोटेशन। और जितना आप मूव कर रहे हैं डेसिमल को, उतना अगर आप लेफ्ट में दो बार मूव कर रहे हैं तो आप +2 लगा देंगे, और राइट में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव लगा देंगे। जैसे नेक्स्ट देखिए 0.00016 में हम 1 2 3 4 4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ जाएंगे तो हम -4 ऊपर लगा देंगे। तो 1.6 इंटू 10 to the power -4। Here decimal has to be moved 4 places to the right and -4 is the exponent in the scientific notation। इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशन को लिख सकते हैं। While performing mathematical operation on the numbers expressed in the scientific notation, the following point has to be kept in mind। और इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए उन नंबर्स पे जिन पे साइंटिफिक नोटेशन लगा हुआ है या साइंटिफिक नोटेशन के तौर पर लिखे हुए हैं, इस तरह के ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से पॉइंट, चलिए वो पॉइंट देख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करेंगे, देखिए दीज टू ऑपरेशंस फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। किस तरह से करना है, देखिए बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको बस ये दो लिखने हैं, जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और इन दोनों को अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे देखिए अगर दोनों नेगेटिव है तो उनको भी ऐड कर देना है, और नेगेटिव में ही वैल्यू लिख देनी है, और नंबर्स को अपना जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उनको अपना अलग से मल्टीप्लाई कर लेना है। तीसरा देखिए यहाँ पे डिवाइड करने में भी कुछ चेंज नहीं है। जब इसको आप ऊपर ले आएंगे तो 1/5.5 हो जाएगा, तो 22.7 को 5.5 से डिवाइड कर देंगे और ये -4 हो जाएगा, तो इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे -3 -4 को, और ये -7 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशनल सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, इस पहले द फर्स्ट नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। पहले उनका इस तरह से लिखा जाता है कि उनका एक्सपोनेंट सेम हो। आफ्टर दैट द कोफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज द केस में भी, और उसके बाद उसको इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। कहने का मतलब आपको 10 की पावर सेम बना लेनी है और उसके बाद उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है एक नंबर और ये है एक नंबर, तो इसमें क्या करना है 10 to the power 4 और 10 to the power 3, तो इसको एक पॉइंट इधर कर लिया लेफ्ट की तरफ, तो ये इस पर एक पावर बढ़ जाएगी और ये भी 10 to the power 4 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है तो सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर देंगे और 10 to the power 4 एक्सपोनेंट बना रहेगा वैसे ही, ठीक है। उस तरह से आप सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स।
सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, चलिए। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी या जिसे गलतियां कहते हैं कि कुछ कमी रह गई, ठीक है, स्केल गलत है या फिर आपका ध्यान नहीं था उस वक्त मेजर करते हुए, कुछ गलतियां आ जाती हैं। बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द स्केल ऑफ द पर्सन, दोनों ही कारण से या दोनों किसी एक कारण से भी हो सकता है, दोनों कारण से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ प्लेटफॉर्म बैलेंस एंड इट कम्स आउट टू बी 9 प्लेटफॉर्म बैलेंस में भी वो होगा जिससे सब्जी वगैरह तोला जाता है, मे बी उससे होगा, या फिर जिससे आपको उस तरह की दुकान होती है जैसे सुनार वगैरह की दुकान होती है, उस पर जिस तरह का दिखता है ना, वो तो क्लोज होता है। एक ओपन का वाला भी आता है जिससे हम वेट नापते हैं, तो उसे हम मे भी प्लेटफॉर्म बैलेंस कहते होंगे। तो आप देख लीजिएगा गूगल करके प्लेटफॉर्म बैलेंस क्या होता है। ऑन मेजरिंग द मास फ्रॉम दिस ऑन एनालिटिकल बैलेंस द मास ऑब्टेन्ड इज 9.4213 ग्राम। तो मास कितना है? 9.4213 ग्राम मिल रहा है। द मास ऑब्टेन्ड, नेक्स्ट देखिए, the mass obtained by analytical balance is slightly higher than the mass obtained by using platform balance। तो जो analytical balance था वो उससे ज़्यादा मास आ रहा है in comparison to platform balance। therefore digit 4 placed after the decimal in the measurement of platform balance is uncertain। और इसीलिए जो 4 डिजिट है जो कि डेसिमल के बाद लगी हुई है किसमें? प्लेटफॉर्म बैलेंस वाले नंबर में, इसलिए वो अनसर्टेन हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी, उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। 4 नहीं होगा, 4 के बाद और भी डिजिट आनी चाहिए थी। द नेक्स्ट देखिए, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज जो है उसको उसको किस तरह से इंडिकेट किया जाता है? बाय मेंशन करके द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इससे समझ में आता है कि अनसर्टेनिटी क्या है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी +1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। तो कहने का मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो डिजिट्स होती हैं जो हम सर्टेनिटी के साथ जानते हैं कि ये कंफर्म है, ये हमें पक्का है कि ये एकदम करेक्ट डिजिट होंगी। द अनसर्टेनिटी इज एस्टिमेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। तो अनसर्टेनिटी किस तरह से मेजर की जाती है? सारी सर्टेन डिजिट जो कंफर्म डिजिट हैं कि एकदम करेक्ट डिजिट्स हैं, इनको लिख लिया जाता है और लास्ट अनसर्टेन डिजिट को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। Thus, if we write a result of 11.2 ml, we say that 11 is certain and 2 is uncertain, and the uncertainty would be +-1 in the last digit। ठीक है, लास्ट डिजिट में +-1 जो होगी अनसर्टेनिटी होगी, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, एंड अनसर्टेनिटी ऑफ +-1 इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। और अगर स्टेट नहीं की जाएगी, अगर ये चीज़ हमको कंफर्म बताया ना जाए कि हम लास्ट डिजिट भी सर्टेन है, तो हम यही मानते हैं कि लास्ट डिजिट अक्सर जो कि अनसर्टेन होगी। तो कुछ रूल्स हैं इसको डिटरमाइन करने के सिग्निफिकेंट फिगर्स को, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए वो हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 285 सेंटीमीटर में 3 है और 0.25 में 2 है। इसके बाद देखिए, जीरो प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जितने भी जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले आएंगे, पहली नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सारे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 0.0 सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, क्योंकि वो केवल डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को डिनोट कर रहे होंगे। तो जैसे 0.03 में केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है और 0.52 में केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो जीरोज 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे 2.005 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जीरोज जो कि एंड में या राइट ऑफ ए नंबर में लगे हुए होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, प्रोवाइडेड दे आर टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल। ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि वो डेसिमल के राइट साइड में होंगे। फॉर एग्जांपल 2.2000 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। लेकिन एंड के जीरोज अगर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा। जैसे 100 में केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन 100 पॉइंट में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 100 अब कंफर्म पक्का एक ही यही नंबर है। 100.0 में 4 हो गई, और इसी तरह से
सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह के, इसीलिए इस तरह के नंबर को बेटर रिप्रेजेंट किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे 100 को 1 इंटू 10⁻², और या फिर 1.0 इंटू 10⁻² में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1.00 इंटू 10⁻² में तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बाद हम चलते हैं। अभी एक और रूल हमको बताया गया है, वो रूल क्या है देख लेते हैं। काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 balls और 20x हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जहाँ पे कोई काउंटिंग हो रही हो नंबर्स की, ऑब्जेक्ट्स की, जैसे 2 balls या 20x, उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 बॉल आपने काउंट कर लिया, अब 2 बॉल की 2 ही बॉल रहेंगी, तो आप उसके सामने पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो एक इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनती चली जाएंगी, बनती चली जाएंगी और बनती चली जाएंगी, आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन नंबर्स रिटन विद साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जाते हैं उसमें सारी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 4.01 इंटू 10⁻², उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4, 0 और 1। और इस तरह से 8.256 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 8, 2, 5, 6। हाउएवर, वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर ऑफन रिफर्ड वाइल वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट। लेकिन हर कोई चाहता है कि उसके जो रिजल्ट्स आएँ प्रिसाइज आएँ और एक्यूरेट आएँ, ठीक है, जो कुछ भी इससे मेजरमेंट कर रहा हो। तो उसके बारे में हम कब बात करते हैं, जब वो मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है, देखिए। प्रेसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स। प्रेसीजन का मतलब होता है कि आपके द्वारा मेजर की गई चीज़ें कितनी पास पास हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका करेक्ट वैल्यू तो 5 है, लेकिन आपने मेजर किया 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो ये आपका प्रेसीजन को दिखाता है कि आपने बहुत करेक्ट तो नहीं मेजर किया, आपने बहुत गलत मेजर किया है, लेकिन आपने जो भी मेजर किया आपकी बहुत सर्टेनिटी है उस मेजरमेंट में, और ये चीज़ आपकी प्रेसीजन को दिखाता है। लेकिन हाउएवर, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू। जैसे आपका अगर वो है, क्या कहते हैं, आपने जो वैल्यूज मेजर की वो उसमें से कोई एक वैल्यू एग्जैक्ट 5 है, तो आपका वो वैल्यू एकदम एक्यूरेट कह दी जाएगी, ठीक है। एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है वो वैल्यू। अगर आपने दूर दूर मेजर की, जैसे आपने मेजर की 5 एक्चुअल वैल्यू है, और जैसे आपने मेजर किया 1, 5, 9, ये 3 वैल्यूज आपने मेजर की, तो आपको एक्यूरेट बोला जाएगा, लेकिन प्रिसाइज नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर आपने 4.9, 5 और 5.1 मेजर किया, तो आपको प्रिसाइज भी बोला जाएगा और एक्यूरेट भी बोला जाएगा। और चौथा केस आप जानते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो पता नहीं क्या ही मेजर करके आ जाएगा, वो ना ही प्रिसाइज होगी ना ही एक्यूरेट होगी। तो देखिए, यही एग्जाम्पल दूसरे तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आप इसको पढ़ लीजिएगा, और वही टेबल में दिया है। देखिए, स्टूडेंट 1 क्या करता है, 1.95, 1.93 मेजर करता है, जबकि करेक्ट जो है वो क्या है, वो करेक्ट जो है एकदम जो एग्जैक्ट आंसर है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2, ठीक है। ट्रू वैल्यू जो है वो 2 ग्राम है, और यहाँ पे देखिए एक बच्चा मेजर कर रहा है 1.95, 1.93, तो ये प्रिसाइज है। दूसरा बच्चा मेजर कर रहा है 1.94, 2.05, तो इसका एवरेज देखिए 1.99 आ जा रहा है, तो ये एक्यूरेट है। और एक बच्चा मेजर कर रहा है 2.01, 1.99, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। नेक्स्ट देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, बस मिनिमम सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप ढूंढ लीजिएगा, जिसमें भी होंगी उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके आंसर में भी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा डिजिट्स आपके आंसर में नहीं होनी चाहिए। जैसे इन 4 नंबर का एडिशन आप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 18 जो है यहाँ पे सबसे कम, उसमें केवल हियर 18 इज द ओनली 1 digit after decimal and result should be reported up to only 1 digit after the decimal point। तो 18 में देखिए केवल यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे सब में जो है 18 के डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट तक, किसी में 3 डिजिट तक, किसी में 2 डिजिट तक, लेकिन किसी में 1 डिजिट तक डेसिमल पॉइंट के आंसर्स करेक्ट हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सर्टेन आंसर देना है। हम केवल 1 डिजिट तक ही इसको सर्टेन मानेंगे, उसके बाद हमारी अनसर्टेन हो जाएंगे। तो हमें आंसर देना है केवल टू द फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस में नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए और आंसर में राउंड ऑफ कर दीजिए, ठीक है। राउंड ऑफ करने के नियम आपको अभी बता दिए जाएंगे, ठीक है। In this operation, the result must be reported with no more significant digits as the measurement with the few significant digits figures। जैसे 2.5 और 1.25 से इंटू कर रहे हैं तो 3.125 आ रहा है। अब 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो रिजल्ट में
2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 3.125 ना होके 3.1 हो जाएगा। While limiting the result to require the number of significant digits as done in the mathematical operation, one has to keep in mind the following point for rounding of number। तो राउंड ऑफ नंबर को नंबर्स को कैसे करना है, देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं और इनको ध्यान देना है और ध्यान से याद रखना है। कैसे, अगर राइट मोस्ट डिजिट जो आप हटा रहे हैं, ठीक है, वो 5 से ज़्यादा है तो अगले नंबर को आप 1 बढ़ा दीजिए, ख़त्म, ठीक है। अगर देखिए नॉर्मल, पहले पहले 2 नियम तो नॉर्मल है। अगर राइट मोस्ट डिजिट जो है जो आप हटा रहे हैं वो 5 से कम है तो उसके बाद वाले, उसके प्रीसीडिंग नंबर, उसके पहले वाला जो नंबर है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 हो गई, मतलब बीच की नंबर हो गई, तो क्या करना है, तो देखिए then preceding number is not changed if it is an even number and it is increased by 1 if it is an odd number। अगर एक even number है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, अगर एक odd number है तो उसको 1 से बढ़ा दीजिए। जैसे 6.35 जो है उसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए odd number है 3, यहाँ पे जो है odd number है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.4 लिख देंगे, और 6.25 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6.2 ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 जो है ये एक इवन नंबर है। नेक्स्ट देखिए डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है इसको देखते हैं हम। ऑफन वाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए। द मेथड यूज टू अकॉम्प्लिश इज कॉल्ड फैक्टर लेबल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं और इसी मेथड के बहुत सारे नाम है, फैक्टर लेबल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस। और ये इलस्ट्रेट किया जा रहा है नीचे, देखिए कहाँ पे किया जा रहा है, नीचे मतलब नेक्स्ट पेज पे। अ पीस ऑफ मेटल 3 इंच, व्हाट इज दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सोल्यूशन क्या है इसका। 1 इंच को लेंगे, 1 इंच इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन से देख सकते हैं तो उस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इंच इतना तो इतना इतना आप ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। और 3 इंच को करने के लिए इसको इससे इंटू कर देंगे, देखिए इंच और इंच कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। फिर बाद में उसको मीटर में देना है, चाहे जहाँ भी देना है आप उसको कर सकते हैं। इस तरह से आप सेकेंड एग्जाम्पल को भी पढ़ लीजिएगा, मैं स्किप कर रहा हूँ। तो चलिए आज के हमारे लेक्चर में इतना ही, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसके आगे की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरह प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को। चलिए, थैंक यू।